अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी और जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है वो है लंग्स। लास्टली आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी रिमेनिंग सिस्टम थे वो पढ़ चुके हैं, जिसमें वो नोज से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स और लास्ट कर रहा था वो एल्वियोलाई पे। अच्छा, एक साइड की जितनी भी एल्वियोलाई होती है वो मिलकर एक लंग बना देती है और हमारी थोरैसिक कैविटी यानी हमारी चेस्ट कैविटी में 2 लंग्स मौजूद होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से। ठीक है, ये रिब्स जो है वो कनेक्टेड होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स से, ठीक है, जिनको रिब मसल्स भी बोला जाता है। लंग्स के लास्ट पर एक और मसल की थिक लेयर होती है जिसको बोला जाता है डायफ्राम। The left lung is slightly smaller and has 2 loops and the right lung is bigger with 3 loops. अगर लंग की बात की जाए तो इट इज़ अ स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है अगर इसमें हवा ना हो तो ये कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, और अगर हवा भर दी जाए तो जैसे गुब्बारे की आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं इसको समझने के लिए। The lungs also have blood vessels that are branches of the pulmonary arteries and pulmonary veins. ये लास्ट में मैंने आपको बताया था कि pulmonary artery जो हार्ट से deoxygenated blood लाती है लंग्स की तरफ, ठीक है, और pulmonary vein जो है वो oxygenated blood लंग्स से हार्ट को सप्लाई करती है। तो ये इससे pulmonary arteries और veins की branches और capillaries से जो है वो सराउंड कर रहा होता है। ईस्ट लंग जो है वो दोनों साइड के लंग जो है वो 2 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिनमें से आउटर मेम्ब्रेन को बोला जाता है आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन को बोला जाता है इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अच्छा, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान, जैसे कि डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है, इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इनके दरमियान एक फ्लूइड होता है और ये फ्लूइड एक्ट करता है कुशन लाइक फंक्शन में। यानी जब लंग्स ने एक्सपैंड करना है तो ये को प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को लेस करता है, जिसकी वजह से लंग जो है वो बगैर किसी रुकावट के जो है वो एक्सपैंड कर लेता है। The membrane encloses a fluid which provides lubrication for the free expanding and contracting of the lungs. नेक्स्ट में हमने पढ़ना है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में आपके पास 2 मैकेनिज़्म आ जाते हैं, इंस्पिरेशन और इन्हलेशन, एक्सपीरेशन और एक्सहलेशन। अच्छा, इन दोनों फिनोमिना को समझने के लिए हमने जो रिपीटेडली 3 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो हैं रिब मसल्स यानी इंटरकोस्टल मसल, उसके बाद है डायाफ्राम मसल्स, ठीक है, और लास्ट पे आ जाता है थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी स्पेस। तो इस वीडियो के थ्रू हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपको दोनों लंग्स ड्रॉ कर दिए गए हैं। अब जो राइट साइड वाला लंग है, इसमें आपको मेम्ब्रेन बताई गई है कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको विज़ुअल प्लूरा या इनर प्लूरल मेम्ब्रेन आपके टेक्स्ट में मेंशन है, और जो आउटर होती है उसको पेरिटल प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है। उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो कहलाती है प्लूरल कैविटी। ठीक है, ओके, और इसका फ़ंक्शन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। प्लूरल कैविटी का क्या फ़ंक्शन होता है कि इसमें फ्लूइड होता है और ये कुशन लाइक इफ़ेक्ट देता है, लंग को एक्सपैंड करने में हेल्प आउट करता है और लेस फ्रिक्शन को फेस करवाता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर रिब्स जो है वो दिखाई गई हैं, शो की गई हैं, और इनके दरमियान जो रेड में ड्रॉ किया जा रहा है, दे आर द इंटरकोस्टल मसल्स जो कि 3 पेयर्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, बेसिकली इंटरकोस्टल मसल्स की मूवमेंट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या रिलैक्स करते हैं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड रिब्स की मूवमेंट और डायाफ्राम की मूवमेंट और थोरैसिक कैविटी स्पेस ये बताती है कि इनहेलेशन हो रही है या एक्सपिरेशन हो रही है। डायाफ्राम जैसे कि ये नीचे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है
और जब लंग्स अपने रिलैक्स कंडीशन में होते हैं तो ये डोम शेप में होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं तो ये फ्लैटेंड फॉर्म में होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। हम केमिस्ट्री पॉइंट से तो ये जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। इसी तरीके से जो लंग के अंदर प्रेशर होता है एट रेस्ट कंडीशन वो भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और ये भी हमें पता है कि गैसेस जो है वो ट्रैवल करती हैं फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अच्छा, अब इसमें इस डायग्राम में हमें पोजीशन बताई गई है लंग्स की, ठीक है, और सराउंडेड बाय हैं रिब्स के 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, और जिनके दरमियान में आप इंटरकोस्टल मसल्स देख सकते हैं, और लास्ट पे आपको डायाफ्राम जो है वो नज़र आ रहा है। और लंग के अंदर का प्रेशर अगेन 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, ठीक है, यानी बाहर के प्रेशर में और अंदर के प्रेशर में कोई फ़र्क नहीं है, डिफरेंस इज़ 0 मिलीमीटर मरकरी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें रिब्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ रिब किस तरीके से है, ठीक है, उसमें आपको यहाँ शो करवाया जा रहा है कि रिब्स जो हैं वो बैक साइड से भी कनेक्टेड होती हैं, जिस चीज़ से उसको बोलते हैं वर्टिब्रे, ठीक है, ये जो आपको बैक साइड से शो किया जा रहा है। और फ्रंट साइड पे सब की सब रिब्स जो हैं वो एक जो चेस्ट की बोन होती है, सीने की हड्डी, उससे अटैच होती है, जिसको स्टर्नम बोला जाता है। और स्टर्नम जो है इन दोनों रिब्स के पेयर के साथ कार्टिलेज के थ्रू अटैच होती है, और ये आपको इंटरकोस्टल मसल्स शो किए गए। इन्हीं के दरमियान जो है वो लंग्स लोकेटेड होते हैं। स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन डायग्रामेटिकली शो करवाया जा रहा है, ठीक है। इंस्पिरेशन के दौरान 3 फिनोमिनास हमने अगेन कैलकुलेट करने हैं। उसमें इंटरकोस्टल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन है, और थोरेसिक कैविटी में इंक्रीज़ है। जैसे ही लंग्स पर प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो क्या होता है, डायाफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है और वो अपनी डोम शेप से फ्लैटेंड हो जाता है। इसके अलावा इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है, क्योंकि लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो इंट्रापल्मोनरी स्पेस है वो ज़्यादा हो जाती है। जब स्पेस ज़्यादा होती है तो प्रेशर जो है वो अंदर कम हो जाता है, जिससे कि प्रेशर 759 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया। तो अगर बाहर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, इसका मतलब है कि 1 का डिफरेंस आ रहा है, यानी अंदर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से जो लॉ है डिफ्यूजन का कि गैसेस ट्रैवल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट हम एक्सपिरेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसमें क्या होता है, क्या फिनोमेना होता है। हवा जब बाहर निकाली जाती है लंग से, इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर जो वॉल से जो पहले आपने देखा था वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, अब प्रेशर क्या है वॉल की तरफ ठीक है, अंदर जो है वो प्रेशर उस ज़्यादा हो गया है, 761 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो गया है, बाहर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, यानी +1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हवा अंदर उसका प्रेशर ज़्यादा है तो वह अंदर से बाहर मूव करेगी। और प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स हैं, डायाफ्राम रिलैक्स हैं, इन दोनों ने प्रेशर डाला हुआ है लंग्स से, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी जो स्पेस है वो डिक्रीज़ हो गई है और लंग्स पे प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। एज अ रिज़ल्ट क्या होगी, जो गैस है वो बाहर एक्सहेल आउट होगी, ठीक है। इस वजह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया इंस्पिरेशन को और एक्सहेलेशन को।
ये आपकी टेक्स्ट में डायग्राम मेंशन है जिसमें एयर मूव्स इन दिखाया जा रहा है, उसके बाद रिब्स आर रेस्ड शो की जा रही हैं और डायफ्राम मूव्स डाउन जैसे कि आपको बता दिया गया है। इसको बोला जाता है, ये 3 स्टेप्स हैं जो होंगे ड्यूरिंग इनहलेशन। नेक्स्ट डायग्राम में आपको शो किया गया है एयर मूव्स आउट होती है। कब आउट होती है? जब रिब्स जो हैं वो लोवर्ड हो जाती हैं और डायफ्राम जो है अपवर्ड मूव करता है और लंग्स पे प्रेशर डेवलप होता है जिसकी वजह से हवा बाहर की तरफ निकलती है। लास्ट पे आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ गैसेस की परसेंटेज बताई गई है जो इंस्पायर्ड एयर और एक्सपायर्ड एयर में होती है। जैसे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 21% होती है इंस्पायर्ड एयर में जो आप अंदर लेके जाते हैं, और आपको ये भी पता है कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो 21% है और सबसे ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन की होती है। और एक्सपायर्ड एयर में 16% जो है वो ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिमेनिंग ऑक्सीजन बॉडी यूज़ कर लेती है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है और जो बाहर हवा निकलती है उसमें जो है वो 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन सेम है 79% एंड 79%। उसके बाद है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो कि वेरी करते हैं, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर में और एक्सपायर्ड एयर में सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड का मतलब होता है ज़्यादा। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल ये वेरी करती है आप किस इन्वायरमेंट में मौजूद है। अगर आप बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया में हैं तो डेफ़िनेटली आपके इंस्पायर्ड एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे और एक्सपायर्ड एयर में बिल्कुल भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। टेम्परेचर जो है अगेन वेरी करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं उसके अकॉर्डिंग, और एक्सपायर्ड एयर ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। ओके क्लास, आई होप दैट कि आपने इस प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ठीक है। आपने इसको लर्न कर लेना है और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और याद कर लेना है। थैंक यू सो मच।